हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश लखेड़ा। स्वागत है आपका अल्फा क्लासेस में। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि अपना क्लास 11 का जो फिजिक्स का पोर्शन है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और हम लोग बिल्कुल इससे पहले कर चुके हैं हमारे फिजिक्स के लिए जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले मैथमेटिकल फॉर्मुलाज हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं, उनके बारे में बात कर चुके हैं पहले। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 से और फिजिक्स क्लास 11। इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्लियर है यहाँ पे। तो पहले बात कर लेते हैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। तो फिजिकल वर्ल्ड से पहले पढ़ने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि फिजिक्स है क्या हमारे पास। व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स हमारे पास साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना यानी कि ऐसे फिनोमेना जो नेचर में अकर करते हैं उनके बारे में डील करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। इसे बोलते हैं फिजिक्स, यानी कि द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना और नेचुरल एक्टिविटीज इज नोन एज फिजिक्स। तो जहां पे हम नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे या फिर जहां पे हम नेचुरल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे उन्हें बोलते हैं फिजिक्स। उस साइंस की वो ब्रांच को हम कहते हैं फिजिक्स। यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे इतना। तो हम बात करते हैं पहले हम। तो हमारे पास जो क्या होती है, जो थ्योरीज हैं, इनको बनाते किस तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो साइंस में कभी भी जो थ्योरी बनती है तो उसके कुछ स्टेप्स हमारे पास होते हैं जिन स्टेप को फॉलो करके ही हम क्या करते हैं कि थ्योरी को मानते हैं। वरना थ्योरीज तो बहुत सारी आती है। आप लोग देखेंगे कि मतलब दुनिया भर के लोग आजकल रिसर्च कर ही रहे हैं, तो उनकी थ्योरीज आज तक हमारे पास पढ़ने के लिए नहीं आई है। तो रीजन ये है कि जब तक कोई थ्योरी को हम वैलिडेट नहीं करते साइंस के थ्रू, उसको वैलिडेट मतलब उसको माने ना, जब तक हम प्रूफ करके ना दे तब तक वो क्या होती है थ्योरी हमारे पास, उसको वैलिडेट नहीं करते हम लोग। क्लियर है इतना। तो किसी भी थ्योरीज को अगर आपको पढ़ना है साइंस में तो उसके कुछ स्टेप हमारे पास होते हैं, इसको एक्सप्लोर करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है आपको। क्लियर है इतना। तो एग्जाम्पल अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो थ्योरीज होती है तो पहले उसमें होता क्या है कि जैसे हम न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन ने पहले आपको क्या करा, पहले शेप को देखा गिरते हुए नीचे। क्लियर है इतना। और तब जाकर उन्होंने ऑब्जर्वेशन करा पहले स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन आती है आपके पास हमेशा कि आपको पहले ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है ना। एग्जांपल के लिए जैसे न्यूटन बैठे थे अपने कमरे में, उन्होंने वहां से खिड़की से बाहर देखते हैं कि आपका एक सेब के पेड़ में से सेब नीचे गिर रहा है। क्लियर है इतना। तो उन्होंने देखा जब इसको तो उन्होंने ऑब्जर्व ये करा कि यार ये पेड़ से सेब नीचे क्यों गिरा, ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया। तो इसके बाद उनके मन में कुछ सवाल उठने लगे। ठीक है ना। तो उसके बाद हम करते क्या, सेकंड स्टेप में हमारे पास पहले स्टेप में आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया। क्लियर है इतना। सेकंड स्टेप में करते क्या, इसमें एक सीरीज हमारे पास एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, कि आपने दोबारा एक्सपेरिमेंट करके देखा इसको यहाँ पे। तो सेकंड स्टेप में क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। मींस कि अगर एक बार मान लो कि वो सेब नीचे गिर गया तो क्या कहीं ऐसे तुक्के से नीचे गिरा कि हर बार तो ऊपर जाता हो, इस बार एक बार नीचे गिर गया गलती से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपके एक्सपेरिमेंट्स है वो कंट्रोल वे में होनी चाहिए हमेशा। आपने उसको सीरीज में करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब उसे बार बार करेंगे हम यहाँ पे और एक कंट्रोल वे में करते हैं उसको, बिल्कुल इन्वायरमेंट में लेके करेंगे उसको यहाँ पे, तो वो होता है इसके लिए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं कि कोई सा भी एक टॉपिक आपने एक बार देखा और वो फिनोमेना सिर्फ एक ही बार हुआ, बाई चांस हो गया, तो कैसे हो गया एक बार, और आप उसको बोल दे रहे हैं जी ना जी कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। ऐसा नहीं होगा। कभी भी अगर आपने कुछ ऑब्जर्वेशन करी है तो उस ऑब्जर्वेशन को आपको बार बार रिपीटेडली करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बार बार ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो एक बार आपने उसको देख लिया दोबारा से ऑब्जर्व करके कि हो क्या रहा है, फिर तीसरा इसमें आता है हमारे पास क्या, तीसरा स्टेप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। रीजनिंग दैट मीन्स कि भैया ऐसा तो नहीं है कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ ऐसा ही है कि आपने एक बार जब देखो, एक बार तो आपने उसको ऑब्जर्वेशन कर लिया आपने कि आपने देखा कि भैया सेब नीचे गिर रहा है, अगली बार में अगर इसमें उस एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल वे में करा आपने कि क्या आपके सारे कंट्रोल के अंडर भी यही सेम चीज हो रही है, आपने सेब को दोबारा से नीचे गिराया, क्या वो दोबारा से नीचे गिर रहा है। ठीक है ना। उसके बाद करना क्या होता है आपको कि उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग लानी पड़ेगी आपको। रीजनिंग मीन्स ये होता है कि आपने देखना है कि क्या ये एक्चुअल में फिनोमेना है कि नहीं है, कुछ बाई चांस तो नहीं हो रहा है हमारे पास यहाँ पे कि आपने सिर्फ देख लिया कि बाई चांस ये कुछ हो गया, एक्सीडेंटली कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। तो उसमें क्या करना है आपको, रीजनिंग का यूज करना है आपको यहाँ पे कि क्या एक्चुअल में फिनोमेना है कि नहीं है, ये साइंटिफिक नेचुरल फिनोमेना है भी कि नहीं है, कि ऐसे ही कह दिया हमने इसको यहाँ पे। ठीक है ना। फोर्थ में क्या करते हैं यहाँ पे, पांचवा चौथा हमारे पास में आता है फोर्थ वन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मींस आपने देखा होगा कि जब भी हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें क्या आता है आपके पास कि पहले एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसका, F इज इक्वल टू क्या है, G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, वो उसके लिए क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला के आने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में उस चीज को वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। अब अगर इसके बाद वो वेरीफाई हो गया मैथमेटिकली भी, और आपने देखा उसको यहाँ पे कि भैया आपने एक्चुअल में उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी वहाँ पे, तो प्रैक्टिकली एंड मैथमेटिकली जब कोई चीज बिल्कुल वेरीफाई हो जाती है तो पांचवें स्टेप पे आता है इसके वेरिफिकेशन आता है, और इसी के बाद क्या करते हैं उस थ्योरी को वैलिडेट करते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो कोई से भी हमारे पास क्या होते हैं, जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं, इनको हम साइंस में किस तरीके से वैलिडेट करने पाते हैं, किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, और किस तरह थ्योरी आपकी बनती है, उनके बारे में बात करते हैं 5 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करने, थर्ड स्टेप में आपको रीजनिंग लगानी है, फोर्थ स्टेप में आपको उसके लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन लेके आनी है आपको इसके यहाँ पे, और 5 में आपको इसको वेरीफाई करना है कि भैया प्रैक्टिकली भी और थ्योरिकल भी ये क्या है, काम कर रहा है। क्लियर है यहाँ पे इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो पहले हमें नेचर को पढ़ने से पहले कुछ नेचर में फोर्सेज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल फोर्सेज, यानी कि ऐसे फोर्सेज जो क्या होते हैं नेचर में पहले से ही होते हैं, यूनिवर्सल पहले में बताया। पहले आपको अगर बोले तो फंडामेंटल फोर्स एक तरीके से जो आपको नेचर में पहले से प्रोवाइड होते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल फोर्सेज। ठीक है, एक्चुअल में फोर्स है क्या हमारे पास? अगर हम पहले फोर्स की बात करें कि आप क्लास 8 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं बिल्कुल कि फोर्स होता क्या है, आप पुश और आप पुल दैट कैन चेंज द पोजीशन और शेप ऑफ अ बॉडी, यानी कि ऐसा पुश और पुल जो क्या करता है, पुश और पुल that may change position और shape of a body, shape of a body is known as force, यानी कि ऐसा पुश और पुल जो क्या करता है किसी भी बॉडी को उसकी पोजीशन को या फिर उसके शेप को चेंज कर दे उसे बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे? फोर्स। का एग्जांपल के लिए कि अगर हम एक बलून देखें और बलून को अगर हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करने की वजह से क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है ना। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, जो हम उसमें एक्सर्ट कर रहे हैं, जो हमने उस पर लगाया यहाँ पे, उसे बोलते हैं फोर्स। क्या बोलेंगे आप उसको? फोर्स कहने वाले। आप लोग डोर खोलते हैं कई बार, तो डोर को आप लोग कई बार पुल करते हैं, कई बार पुश करते हैं, तो पुल और पुश करने की वजह से क्या होता है, जो डोर के पोजीशन थी उसमें चेंज आता है। तो कभी भी अगर कुछ आपने पुश और पुल करा है और इसकी वजह से आपके किसी बॉडी में या तो उसका शेप चेंज हो जाए या फिर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसे बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे फोर्स कहते हैं। अब ऐसे फोर्स जो नेचर में बाय डिफॉल्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल फोर्सेस। क्या बोलेंगे इसको? नेचुरल फोर्सेस। हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के कुछ नेचुरल फोर्सेस या फिर उनको हम फंडामेंटल फोर्सेस भी कह सकते हैं, नेचुरल या फिर फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, 4 हमारे पास होते हैं। उनमें से नंबर 1 हमारे पास कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये है क्या हमारे पास? अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देते हैं, जो लॉ किसने दिया हमारे पास यहाँ पे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया है? न्यूटन सर ने दिया है। उसके बारे में हम बात करें यहाँ पे तो फोर्स ये कहते हैं कि भैया जो फोर्स अप्लाई होता है किसी दो बॉडी के बीच में वो कैसा होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 और अपॉन में r स्क्वायर। दैट मींस यहाँ पे आपके लिए जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। F क्या है? दो बॉडी के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। m1 क्या है मेरे पास? किसी एक बॉडी का मास। m2 क्या है मेरे पास? दूसरी बॉडी का मास। r मेरे पास क्या है कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्चुअल में है कितनी, दोनों बॉडीज की बीच के डिफरेंस को कहते हैं हम यहाँ पे क्या? आर कहते हैं यहाँ पे। तो ये कहते हैं इस तरीके से ये एक तरीके का नेचुरल फोर्स है जो क्या करता है हर किसी दो बॉडी के बीच में लगता है, हर किसी जगह पे। क्लियर यहाँ पे इतना? ये क्या होता है, इन्होंने न्यूटन ने कहा था कि जो आपका फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? m1 इंटू m2 के। दैट मींस अगर किसी दो ऑब्जेक्ट का मास बड़ा है तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स भी कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है ना। एक और इन्होंने कहा था कि F जो है हमारे पास ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? r स्क्वायर के। दैट मींस कि अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच की स्क्वायर सॉरी डिस्टेंस जो हमारे पास क्या है वो क्या ज्यादा है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होता है? कम होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस होता है कि अगर ये वाली साइड बढ़ती है इसकी r की वैल्यू बढ़ेगी तो F की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे इतना? तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस अगर होती है किसी के बीच में तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होता है? बहुत ही कम होने वाला है। क्लियर यहाँ पे इतना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके का कह सकते हैं आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसा है? अट्रैक्शन फोर्स है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसके बारे में। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है एक तरीके का। ठीक है ना। ये हमेशा ऐसा नहीं कि रिपेल करेगा फेंकेगा, ये हमेशा आपस में खींचने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे दो बॉडी में। अगर दो बॉडी है तो आपस में खींचने वाला फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। ये बाहर नहीं फेंकेगा बाहर की तरफ को, हमेशा अट्रैक्ट करने वाले फोर्स है। क्लियर यहाँ पे इतना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारे पास? एक तरीके का नेचुरल फोर्स है जो किस तरीके का नेचर में कैसा है? एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है ना। जिसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? F इक्वल टू कितना होता है? G इंटू m1 m2 और अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड अगर बात करें हमारे पास वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने पढ़ा था इससे पहले वो क्या है? वीकेस्ट फोर्स है हमारे पास। सबसे वीक फोर्स जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है ना। आगे बात करने वाले किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में अगर बात करें तो होता क्या है हमारे पास? जब भी दो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, लेट से हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ये हमारे पास प्लस क्यू हो गया, दूसरा कौन सा यहाँ पे माइनस क्यू हो गया, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना। लेट से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास यहाँ पे? r स्क्वायर। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ भी कहता है F इक्वल टू होता है हमारे पास k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इसको निकालने के लिए। ठीक है ना। हम कह सकते हैं भैया एक तरह का ऐसा फोर्स है ये ना आपके लिए अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। लेट से अगर आपके पास कैसे होते हैं तो चार्ज कैसे सेम चार्ज के दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब कैसा होगा यहाँ पे? फोर्स कैसा लगेगा इसके बीच में? रिपल्सन फोर्स लगेगा। लेकिन अगर दोनों कैसे होते हैं? अपोजिट फोर्स के होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं, एक प्लस है हमारे पास एक कैसा है? नेगेटिव है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होने वाला है? अट्रैक्शन फोर्स होने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे होते हैं? ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। साथ में एक और इसके लिए जो बात है, इसको लगाने के लिए फोर्स को लगाने के लिए कोई मीडियम आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा। आपको मीडियम नहीं चाहिए इसको फोर्स को अप्लाई करने के लिए, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है। और इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसके लिए पॉइंट आता है, क्वेश्चन बनते हैं कई बार, ये फोर्स क्या होता है?
10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं यहाँ पे इसको, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्या हमारे पास यहाँ पे, जो दो चार्जों के बीच में लगता है, किसी भी दो चार्ज के बीच में, वो चार्ज मे बी लाइक हो सकते हैं, मे बी अनलाइक भी हो सकते हैं। अगर दोनों चार्ज लाइक होते हैं इसका मतलब कैसा फोर्स लगेगा यहाँ पे, रिपल्सिव फोर्स लगता है। लेकिन अगर अनलाइक होते हैं तो इसका मतलब कौन सा फोर्स लगेगा आपके लिए यहाँ पे, अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला है इसके बीच में। क्लियर है यहाँ पे इतना। अच्छा, साथ में क्या होता है कि इसके लिए कोई मीडियम आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा, कोई सा भी आपको मीडियम चाहिए नहीं, यहाँ पे कहीं भी लग जाता है, एयर वैक्यूम कहीं भी लग जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। अगर बात करें इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो आपके लिए फोर्स है ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स है। दैट मींस क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है हमारे पास, ये कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। थर्ड हमारे पास है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये क्या होता है, देखिए जरा, हम न्यूक्लियर की बात करें यानी कि न्यूक्लियस यहाँ पे आने वाला है। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, किसी भी एटम का जो क्या सेंटर पार्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है पूरे पूरे एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कंटेन होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना। ऑलमोस्ट जो पूरा मास है आपका किसी भी पूरे एटम का, वो कहाँ पे कंसेंट्रेट रहता है आपके लिए, न्यूक्लियस में रहता है। क्लियर यहाँ पे इतना। तो हम क्या बोलने वाले, न्यूक्लियर फोर्स है यानी कि न्यूक्लियस के अंदर लग रहा होगा। दैट मीन्स ये वो फोर्स होता है जो कैसे बीच लगता है, बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो अच्छा, इन दोनों को हम न्यूक्लॉन्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको यहाँ पे, न्यूक्लॉन्स। जो न्यूक्लियस, जैसे आप लोग क्या इंडिया में रहते हैं तो आपको बोला हमने इंडियन, ऐसी जो जो आपके पार्टिकल्स हैं जो किसके अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको यहाँ पे, न्यूक्लॉन्स कहते हैं यहाँ पे। तो न्यूक्लियस के अंदर, विद इन द न्यूक्लियस, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कहाँ पे लगता है ये फोर्स, विद इन द न्यूक्लियस फोर्स लगता है ये, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ऐसे फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर है कौन हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है यहाँ पे इतना। बात करेंगे यहाँ पे, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यानी कि ऐसा ही सबसे मजबूत फोर्स, यानी कि देखो अभी तक हम तीन पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वीकेस्ट फोर्स है आपके लिए। फिर हमने पढ़ा है कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रहता है। लेकिन अगर बात करें हम किसकी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो कौन सा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर यहाँ पे इतना। ये लगता कहाँ पे आपके लिए, न्यूक्लॉन्स के साथ लगता है, ध्यान रखेंगे न्यूक्लॉन्स के बीच में लगेगा यहाँ पे। न्यूक्लॉन्स कौन सा हमारे पास, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर यहाँ पे इतना। ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर लगेगा, विद इन द न्यूक्लियस। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं। लास्ट हमारे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, दैट मींस नाम से लग रहा है भैया कि कैसा न्यूक्लियर फोर्स है, थोड़ा सा वीक होने वाला है ये फोर्स। रहेगा तो किसमें, देखो न्यूक्लियर की बात करें इसका मतलब क्या है, ये भी कहां होने वाला है, विद इन द न्यूक्लियस ही लगने वाला है, विद इन द न्यूक्लियस। ये फोर्स भी कहां ऑपरेट करते हैं, ये ऑपरेट करते हैं कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर। दैट मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाले फोर्स है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखेंगे इसमें और उसमें अंतर क्या है, यही वाला आपके पास जो न्यूक्लियर फोर्स है यही भैया क्या करता है, मतलब आपके लिए वही कॉज है एक तरीका किसका, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अच्छा देखिए आगे जाके आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। एक तरीके से क्या होता है, कोई भारी न्यूक्लियस अपने मतलब उसमें टूटता है, न्यूक्लियस टूटता है भारी न्यूक्लियस, उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको, रेडियो एक्टिविटी। तो हमारे पास जो ये वाला फोर्स होता है ये भैया ये कॉज है किसके लिए, कॉज फॉर रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, अगर बात करें इसके बारे में, ये बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स होता है भाई हमारे पास। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नहीं, वीकेस्ट तो नहीं है, वीकेस्ट तो हमारे पास कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा वीक रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से थोड़ा सा वीक रहेगा आपके लिए कौन सा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है यहाँ पे इतना। तो हमारे पास जो चार तरीके के हमारे पास क्या फोर्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं कहाँ पे, नेचर में, वो कौन कौन से हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर यहाँ पे इतना। तो अगर आपसे ये पूछें कि स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फोर्स कौन सा होता है आपके लिए, तो वो होता है आपके लिए कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वीकेस्ट कौन सा होगा आपके लिए यहाँ पे, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर यहाँ पे इतना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स सॉरी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कि भैया इनके रिलेशन कैसा है। तो हम समझेंगे यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्लियर यहाँ पे इतना। तो पूरे फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको क्लियर ये समझाया है कि आपने एक तरीके से ये ना आपके 11th का इंट्रोडक्शन है, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको चैप्टर को समझना है, पूरी बुक को आपने समझना है अच्छे से, तो आपके लिए ये बिल्कुल नेसेसरी हो जाता है। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, बल्कि कई बार तो इस सिलेबस में रहता भी नहीं है चैप्टर यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे इतना। लेकिन अगर हम बात करें तो फिजिक्स को समझने के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है हमारे पास, वो कौन सा हमारे पास, फिजिकल वर्ल्ड है हमारे पास। क्लियर यहाँ पे इतना। तो ये जो हमारे पास फोर्सेज है इनका काम आगे आएगा, बहुत सारी जगह यूज करेंगे, पढ़ेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो भैया अपने दोस्तों से शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।